बोलता है सीटेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देख लो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये बोलता है कि सीटेट जनवरी 2024 मतलब एग्जाम इसका कंडक्ट हो रहा है 24 में। फटाफट से थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो एप्लीकेशन था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, जानते हो ओवर हो गया है। एंड बट एग्जामिनेशन कब है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज फिक्स्ड, एक डेट पे है 21 जनवरी 2024 में। रेस्पेक्टिव सेंटर्स में एग्जाम होगा, ठीक है। अभी देखो आगे, ठीक है। अगर अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई के लिए क्या क्या चाहिए था ये तो आपको पता है, ठीक है। कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, पोस्टल पिन, ये तो आप कर चुके हो ऑलरेडी, फॉर्म फिलअप, और मुझे कुछ बोलना नहीं है। इसके बाद था कैटेगरी वाइज आपको पैसे कितने लगे थे वो भी बता दिया गया था। और आपके लिए मैंने बोला था कि आप लोग सिर्फ एक पेपर भरो क्योंकि हम लोग और एलिजिबल नहीं है बोथ पेपर्स के लिए, ओनली एक के लिए एलिजिबल है। मतलब अगर आप सीटेट दोनों पेपर भी देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आया, ऑप्शन में भी नहीं आया। तो यहाँ पे इसके बाद का पॉइंट आया था कि क्या मैम हम लोग सीटेट कोई भी एज में दे सकते हैं। तो एक चीज़ देखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ पे था। एलिजिबिलिटी 6 में मेंशन है, बैकग्राउंड एंड रैशनल शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी। तो 6 पॉइंट पे आपका एलिजिबिलिटी मेंशन है, वो देखो। एक चीज़ है, शेड्यूल भी यहाँ ही गिवन है। किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा था कि ये शेड्यूल कब आएगा क्या आएगा, तो शेड्यूल आपका ऑलरेडी मेंशन है। पेपर 2 का एग्जाम है 9:30 to 12 नून, ठीक है। 1 घंटा पहले जाना पड़ता है, 8:30 तक पहुँच जाने को वहाँ पे बोला जाता है। एडमिट कार्ड में भी मेंशन होता है। एंड 2.5 मतलब 2.5 एन आवर का एग्जाम है। 2:30 आवर्स लिखा गया, मतलब 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम है। पेपर 1 के लिए 2 बजे का एग्जाम दिया जाता है, मतलब 2 घंटे का आपको गैप मिलता है, उसमें आप खाना पीना खाओ। बट 2 बजे एक्चुअली लिखा गया, आपको एंटर कर जाना पड़ता है 1 बजे तक कर जाना है या 1:30 तक कर जाना है एंटर, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर में उसका चेकिंग बहुत जल्दी नहीं करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। इसका भी एग्जाम खत्म होगा 4:30 लिखा गया है, 4:30 से निकलते निकलते 5 ही बज जाते हैं, ठीक है। बिकॉज अब क्या है, विंटर का टाइम है तो वो बहुत जल्दी ही इवनिंग हो जाता है, तो इसलिए ये ऐसा टाइमिंग रखा गया है। अभी देखो, अब एप्लीकेशन सबमिट आप कर चुके हो ऑलरेडी। एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या मेंशन, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग इन द सीटेड आर एज नोटिफाइड बाय एनसीटीई, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट और मतलब हमें नहीं चाहिए वेबसाइट्स का। यहाँ पे क्या लिखा गया, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये एग्जाम्स किसके लिए होते हैं वो मेंशन किया गया है। देखो ये क्या डिटर्मिनेशन करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन्स टू बी रिक्रूटेड और रिक्रूटेड एज द एजुकेशन टीचर्स एंड द फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन द प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। जो अभी के लिए क्या है ना, पीजीटी को सीटेट का नहीं जरूरत पड़ता है। आपको पता है कि 3 टाइप के होते हैं आपके रिक्रूटमेंट्स। एक होता है पीआरटी, जिसके लिए हम लोग अभी एलिजिबल और है नहीं, केंद्रीय विद्यालय एंड एनवीएस के लिए, केवीएस के लिए तो एलिजिबल है ही नहीं हम। और उसके बाद आता है ये प्राइमरी टीचर के लिए लिखा गया पीआरटी। देन आता है आपका टीजीटी आएगा, ठीक है, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड पीजीटी। तो पीजीटी क्या हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है। इनके लिए एग्जाम्स होता है, वो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड एजुकेशन टीचर्स के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, लेट डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचर बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट where the school is situated or the recruitment rules for the teachers of केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। तो सीटेट एग्जामिनेशन किस किस के लिए चाहिए ना, स्पेशली एनवीएस एंड केवीएस में जॉब करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सीटेट एग्जामिनेशन। एंड इससे पहले भी और एक चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सीटेट एग्जामिनेशन देने से आपको बस वही 2 में आप जा सकते हो, और एक चीज़ में भी जा सकते हो, जैसे कि आपका ओएवीएस में भी मांगता है, या आपका डीएवी स्कूल्स में हो गया, तो वो सब के लिए भी वो मांगता है, ठीक है। सीटेट एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, द कैंडिडेट should satisfy his or her eligibility before applying and shall be personally responsible in case he or she is not eligible to apply as per the given eligibility criteria। यहाँ पे इतना है कि वेरीफाई करना पड़ता है, ये सारे रूल्स आपके लिए जितने हैं उसको आप वेरीफाई कर रहे हो या नहीं, या सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होता है। अब एग्जाम देने के बाद भी एलिजिबल नहीं रहोगे। पेपर 1 किसके लिए, देखो पेपर 1 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं विथ 4 ऑल्टरनेटिव्स। एंड इसमें क्या होता है ना, आपके पेपर 1 में पेपर 1 विल बी फॉर ए पर्सन हु इंटेंड्स टू बी ए टीचर फॉर द क्लासेस 1 to 5, 1 से 5 क्लास के लिए जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए पेपर 1 होता है। पेपर 2 होता है क्लासेस जो भी आपके 6 to 8 के लिए होता है। अभी बोलोगे पीजीटी में देन क्या होता है, 9 to 12 मतलब आपका सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। ये पर्सन हु इंटेंस टू बी टीचर फॉर बोथ लेवल, उनको का एग्जाम देना पड़ता है, बट अभी का ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में था, पहले का ही सिलेबस चला आ रहा है, तो इसलिए ये प्रिंटेबल पहले से ही है,
ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में ऑलरेडी गिवन है पीडीएफ में, तो इसलिए आप वरीड ना हो कि मैम हम लोग पहले डाल सकते थे। ये वाला चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इज कंपलसरी। मैं शायद 100 बार बोल चुकी हूँ इतने दिनों में, हर दिन मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ठीक है, 30 एमसीक्यूज, देखो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है, 1 मार्क ईच है, तो 150 क्वेश्चंस के लिए 150 मार्क्स हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस के लिए 30 हैं। लैंग्वेज 1 इज कंपलसरी, लैंग्वेज 2 आल्सो कंपलसरी, 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स के, एनवायरमेंटल स्टडीज 30 मार्क्स के। ये पेपर 1 का है, जो कंपलसरी पॉइंट से मेंशन किया गया वो कंपलसरी सबके लिए है, ठीक है। 150 मार्क्स 150 मिनट्स ऑल्सो, 150 मार्क्स 150 मिनट्स ऑल्सो। आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस का जो लेवल्स होगा वो क्या होता है, नॉर्मली जो आपके पेपर 1 के लिए क्वेश्चंस होता है तो 1 to 5 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, वहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं जो भी आपके सब्जेक्ट कंटेंट का है, जैसे कि मैथ्स हो गया या फिर आपके ईवीएस हो गए, वहाँ से आ जाते हैं। बाकी का तो आपको खुद ही पढ़ना है, खुद पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ से करना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन जो अभी हम क्लासेस में टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उससे आता है, ठीक है। ये देखो, ये इतने लैंग्वेज आपके थे, लैंग्वेज कोड्स भी गिवन थे, आप जो हमें पूछ रहे थे कि कौन से आप लैंग्वेज को ले सकते हो, उसके बेसिस पे एग्जाम था। ऑलमोस्ट 20 कोड्स गिवन है, तो 20 टाइप्स के लैंग्वेज थे जिसमें आप लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सिलेक्ट कर सकते हो अपने बेसिस पे, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड एग्जाम दे सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, देखो पेपर 2। तो पेपर 2 देखो अभी करवा दे रही हूँ, ये चीज़ आपको बता दे रही हूँ ताकि अगर फिर से 5 महीने के बाद आप एग्जाम देते हो, जैसे कि जून जुलाई में एग्जाम फिर से होगा, तो उस टाइम पे आपको डाउट ना आए। सेम सिलेबस आपके पास रहेगा, सिलेबस को सेव करके रखेंगे आप सब, एंड क्वेश्चन पेपर जो भी सर ने दिया था सेव करके रखेंगे, आपके लिए बेनिफिट है। देखो उस टाइम पे फिर से आपको कोई नहीं गाइड करेगा, तो आप अभी से गाइडेंस लेते हुए थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चले, ठीक है। पेपर 2 के लिए सेम है देखो, बट क्वेश्चन पेपर में देखना यहाँ पे साइंस एंड आर्ट्स दोनों अलग हो जाता है। पेपर 1 क्या होता है, वहाँ पे साइंस हो या आर्ट्स सबके लिए सेम ही है पेपर, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सोशल स्टडीज़ आ जाएगा, वहाँ पे ईवीएस एंड मैथ्स ही रहेंगे, सबके लिए कंपलसरी है। बट यहाँ पे क्या होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट वही 30 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड लेवल भी सेम ही होता है, प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में 30 क्वेश्चन सेम टाइप के। पर देखो यहाँ पे अगर साइंस बचे हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस लेंगे कम्बिनेशन में, अगर आर्ट्स बचे हैं तो सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस लेंगे, तो उनके लिए मैथ्स प्लस साइंस ये हो गया 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स का, या फिर आर्ट्स बचे हैं तो उनके लिए 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ का, ये हो गया 150 मार्क्स 150 मिनट्स 150 क्वेश्चंस, ठीक है। ये फिर से लैंग्वेज सिलेक्शंस के बेसिस पे बोला गया। इसके बाद ये मेंशन है क्या होगा, आप किस में यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। क्वालिफाइंग मार्क यहाँ ही गिवन था, जो आप बच्चे पूछते रहते हो ना बार बार, एंड ये एग्जाम देने के बाद फिर से पूछोगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ए पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन द टेट, मतलब सी टेट सेंट्रल वाला टेट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज टेट पास, ठीक है। कौन से पर्सन को बोला गया, जनरल कैटेगरीज वाले, जनरल कैटेगरीज वाले मिनिमम, अगर जनरल कैटेगरीज को अगर देखोगे तो जनरल कैटेगरीज एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके ओबीसी कैटेगरीज को रखा जाता है 60% के लिए, तो 60% अगर रख देते हो तो आप क्लियर हो गए। 60% 150 का 60% 90 मार्क्स होता है, एंड एसटी एससी का आई थिंक 55% है, 55% से फिर से काउंट कर लो, आपको मिल जाएगा आपका मार्क्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। द सीटेड सेल अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स है, जस्ट लाइक केवीएस एनवीएस सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एटसेट्रा लिखा गया है, वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, एटसेट्रा के बाद फुल स्टॉप है, मतलब बहुत सारे और हो सकते हैं। और कहाँ पे आप एग्जाम कर सकते हो, इसकी कंट्रोल कहाँ पे है, देखो यूटीज ऑफ चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दामन दीव, ये सब में भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड जो भी आपके दिल्ली के अंडर है। सीटेड में ऑल्सो अप्लाई टू अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, मैंने आपको पहले भी आइडिया दिया था कि अभी आजकल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है वो दिल्ली बेसिस पे ही चलता है, दिल्ली के अकॉर्डिंग ही सब कुछ फॉलो करता है, इसलिए वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, यूज़ किया जाता है, इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। इतना आपके लिए चाहिए और नहीं चाहिए इधर। वैलिडेशन देखो, पहले ना 7 साल का होता था वैलिडिटी इस सर्टिफिकेट का, फिर से देना पड़ता था जिनका निकल जाता था। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम, ऑल कैटेगरीज के लिए ये लाइफ टाइम कर दिया गया, ठीक है। ऑल कैटेगरीज के लिए लाइफ टाइम कर दिया गया। अभी देखो और एक चीज़ आता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ए पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग सीटेड सर्टिफिकेट। अगर आप और भी 2-3 बार 4 बार एग्जाम देना चाहते हो तो आप दे भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। अगेन अगर इम्प्रूविंग करने के लिए आपको क्यों चाहिए, फिर से एग्जाम क्यों देना है, अगर खुद के मार्क्स को आप इम्प्रूव करना चाहते हो इसलिए, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट। एडमिट कार्ड तो आपको मिलेंगे एग्जाम से बिफोर, 1 वीक से बिफोर ही मिल जाता है, उससे पहले आपको आपका सेंटर का मतलब लोकेशंस के लिए या सेंटर या स्कूल्स जो असाइन किए जाते हैं एग्जाम के लिए, उसके लिए आपको क्या मिल जाएंगे, दैट इज़ अ प्री एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड से पहले। अभी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बोल दिया गया था।
अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है? देखो कहीं पे भी एज लिमिट कुछ मेंशन नहीं है, आप लोग चाहो तो कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट जाना अपने सिलेबस में, सिलेबस सेम है जो पढ़ रहे हो। देखो आपको अगर डाउट लगता है, देखो कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, पियाजे, कोलवर, वाइगोट्स्की अभी तक आया नहीं है, आएगा। कांसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ चुके हो, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस बाकी हार्वर्ड गार्डनर का। देखो सिलेबस आपके अकॉर्डिंग है, इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ चुके हो, ठीक है? देन आएगा, और एक मैंने आपको बोला था कि सेकेंड ईयर का नोट्स छोड़ा हुआ है, ठीक है? अभी रिसेंटली उनके क्लासेस चल रहे हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पे टाइप्स पे, प्लीज़ वो वीडियोस को थोड़ा देख ले जो सीटेट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, हो रहे हो तो एटलीस्ट उसके ना 5-6 वीडियोस अभी कंटिन्यूस आ रहे हैं, उसको चेक कर लो, ये पार्ट क्लियर हो जाएगा सबका, ये पार्ट और ये पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इतना है, बाकी के जो भी छोटे छोटे से पॉइंट है बाकी करेंगे, क्योंकि अभी भी बाकी है बहुत कुछ। देखो कॉग्निशन एंड इमोशंस पढ़ा चुकी हूँ, एंड उसके बाद आपका, हाँ, और कुछ नहीं हुआ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे होगा, आ रहा है और भी बाकी बाकी। तो ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP का है, ठीक है? एंड ये पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ के लिए सेम है, तो इसलिए बोल रही थी आपको पेपर 1 जो आप पढ़ रहे हो अभी उस पर ज़्यादा ध्यान दो, पूरे अच्छे से नोट्स बनाओ, हर एक पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आपको पैटर्न भी यहाँ पे गिवन है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो आप उतना भी कर लोगे तो आपका 30 के 30 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस ऐसे क्वेश्चन मिक्सअप होके आपके सब्जेक्ट कंटेंट के साथ भी आएगा, तो उसमें भी आपको 10-10 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सोचो 50-60 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको अगर 1-2 पेपर यहाँ से अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है? बाकी का आप पढ़ सकते हो, लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2 है, हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज से भी क्वेश्चंस आता है, उसको भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, आपका 4A पेपर है। उसके बाद जो भी पॉइंट्स है आप सिर्फ पेपर 2 देखें, पेपर 1 मत देखें, ठीक है? पेपर 1 मत देखिए, पेपर 1 में हो गया, पेपर 2 में मैथ्स देख लेना, खुद का है। मैथ जो साइंस स्टूडेंट्स हैं मैथ्स अपना कर सकते हो, साइंस में जो भी पॉइंट्स है जैसे सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड्स है, तो अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। बट एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे टॉपिक्स देखते चलो, मैं अभी बोल रही थी इवाल्युएशन का पढ़ लो, ठीक है? इवाल्युएशन पढ़ लो, तो इवाल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के साथ रिमीडियल टीचिंग भी आ जाएगा, मतलब हाफ चीज़ फिर अपने हर एक पार्ट में भी आ रहा है, तो इसलिए डिटेल थोड़ा पढ़ते जाना, ठीक है? बाकी सिलेबस आप चेक कर लेना, हो जाएगा। मैं सिर्फ CDP के अकॉर्डिंग बोल रही थी, ठीक है? देखो 8:30 में अगर एग्ज़ाम है, 7:30 से पहुंच जाना है, हाँ, एग्ज़ाम हॉल में। इतना इन्फॉर्मेशन है सीटेट के बेसिस पे, क्या कुछ है या नहीं है, एंड आफ्टर दैट मुझे पूछो कि मैम ये नहीं मिल रहा है, मुझे दे दीजिए, या कुछ भी नीड हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, मुझे आस्क करो, मैं तब बता दूंगी। ग्रुप नहीं चेक करते हो, नहीं मिल रहा बोलते हो, बुरा लगता है, ठीक है? चलो अभी एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो कि आज से ही स्टार्ट हुआ है इसका मतलब फॉर्म फिलअप, ठीक है? एडमिशन बोल रही हूँ, फॉर्म फिलअप, दैट इज द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक, ये कंडक्ट करता है, ठीक है? गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ ओडिशा, देखो हाईलाइट करके दे रहे हैं, अच्छे से समझ लो, बीएड में आ चुके हो, ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड ये 2023 मेंशन है, ठीक है? केयरफुली इसको पढ़ना है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है देखो, द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट shall be called Odisha Secondary School Teacher Eligibility Test. OSTET shall be conducted once in a year or as decided by the government as per need, ठीक है? मिनिमम लास्ट टाइम पे बिकॉज RST आ रहा था, CST था, CST मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के निकले थे, RST दैट इज अ रेगुलर हाई स्कूल टीचर्स, एंड अभी फिर से LTR आएगा, तो इस वजह से OSTET कंडक्ट किया जा रहा है मेनी टाइम्स मतलब ट्वाइस ए ईयर 2 टाइम करके पर ईयर में हो जा रहा है, अदरवाइज 1 टाइम ही कंडक्ट किया जाता है, ठीक है? इसलिए ये लाइन मेंशन किया गया। देन थर्ड पॉइंट, द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ प्रोफेशनल बॉडी फॉर कंडक्टिंग ओस्टेट, कंडक्ट कर रहा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज अ BSc कंडक्ट कर रहा है क्या? ओस्टेट। डिटेल्ड प्रोसीजर for the conducting OSTET and instruction for carrying out the examination shall be issued by the Board of Secondary Education, BSc Odisha. The application form for OSTET shall be prescribed by the Board of Secondary Education Odisha. Submission of application form shall be in online mode. आपको फॉर्म फिलअप ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन नहीं है। अभी देखो एप्लीकेबिलिटी, Odisha State Secondary State Teacher Eligibility Test shall be applicable to all candidates who possesses requisite academic training and qualification with the requisite percentage of the marks as prescribed in the resolutions, इतना नंबर दिया गया है, ठीक है? ये 2016 से जो भी प्रेस्क्राइब किए गए हैं रूल्स, ओडिशा इन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन, और आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द रिक्विजिट ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, कौन से ट्रेनिंग में हो? BEd ट्रेनिंग, ठीक है? उस क्वालिफिकेशन को अगर कैरी कर रहे हो देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। अभी देखो एलिजिबिलिटी और पढ़ा रही हूँ, ठीक है?
अभी आपको समझ आएगा, जिनका जो है नहीं है वो देखना। ओडिशा में अगर जॉब करना ही है सो यू मस्ट नीड ओडिया सर्टिफिकेट, ओडिया एमाइल सर्टिफिकेट, ओके, ओडिया एमाइल सर्टिफिकेट चाहिए। तो जनरल एलिजिबिलिटी क्या है, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सबके पास है एलिजिबिलिटी। एबिलिटी टू रीड एंड राइट ओडिया, यहाँ पे लिखा गया ना, अभी पढ़ो अंदर। द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट इन ओडिया, any one of the following qualification will be taken into consideration to ascertain this ability of the candidate. He or she must have passed HSC एग्जामिनेशन, HSC मतलब 10th आपका एग्जामिनेशन, उसमें आपका क्या होना चाहिए, ओडिया होना चाहिए, ठीक है, कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आप ओडिशा से ओडिया पास किए होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो सकता है, एलिजिबल होंगे, कब होंगे, जब आप इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड से क्लियर किए हो, जैसे ओडिशा और इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अदर स्टेट और सेंट्रल बोर्ड जस्ट लाइक द सीबीएसई एंड आईसीएसई विथ ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज, तो सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज में ओडिया होना चाहिए, ठीक है। ही और शी मस्ट हैव पास +2 एंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा विथ ओडिया एज एन एग्जामिनेशन और एग्जामिनेबल सब्जेक्ट। ही मस्ट हैव पास्ड, ये कोई भी एक चाहिए, एलिजिबिलिटी में पूरा नहीं चाहिए तीनों के तीनों, कोई एक होने से भी चलेगा। ही मस्ट हैव पास्ड ओडिया एग्जामिनेशन ऑफ एचएससी और 10th स्टैंडर्ड सिंगल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द बीएससी ओडिशा, ठीक है। किसी का अगर नहीं है 10th में ओडिया, ठीक है, ओडिया एमआईएल नहीं था फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, देन इसको क्लियर करो, पहले उसको क्लियर करो, देन आप भरना ओ स्टेट का। इसका बोलोगे क्या होता है, मैंने बीच में भी सबको शेयर किया था कि इसका एग्जामिनेशन होता है, सिंगल सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी एक होता है, सिंगल सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल रही हूँ, जो कि टेंथ में अगर आपका एमआईएल ओडिया नहीं था या क्लास जो 7-8 में आपके नहीं थे, तो उसके लिए आपको अपेयर करना पड़ता है सिंगल सब्जेक्ट वाला एग्जामिनेशन। तो ओडिया के लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका फॉर्म फिलअप नियर अबाउट ऑफलाइन बेसिस पे होता है, डीएससी में होता है, जो कि रेस्पेक्टिव आपके डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं मिलते हैं, मेनली आपके रीजनल एरियाज में मिल जाएंगे। जैसे कि आपके यहाँ पे हमारे जितने भी आउटलैक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल दूँ, आपको जाना पड़ेगा संबलपुर में डीएससी ऑफिस जाके आप फॉर्म भरेंगे, पूरा फॉर्म आपको गिवन होता है, उसका भी मैं नोटिफिकेशन दे दूंगी जब आएगा। वन टाइम ओवर हो गया है ऑलरेडी, फिर से आएगा इन मार्च, ठीक है, मार्च की तरफ आ जाएगा एंड उस टाइम फिर से मैं दे दूंगी। बीच में एक बार भेजा था, आई थिंक आप लोग आए थे उस टाइम पे ही भेजा था, चेक करना। किसी का अगर नहीं है तो आप लोग एग्जाम दे देना। इन केस द कैंडिडेट डिजायर टू बी लैंग्वेज टीचर, अगर आपको लैंग्वेज टीचर बनना है लाइक हिंदी, क्लासिकल टीचर, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तो पासिंग ओडिया एग्जामिनेशन ऑफ 7 and 8 स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय बीएससी ओडिशा शैल बी अलाउड, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं उस टाइम पे 7 और 8 स्टैंडर्ड के भी जो बीएससी ओडिशा के थ्रू कंडक्ट किया जाता है एग्जामिनेशन, उसमें भी क्लियर होने से चलेगा। रिक्विसाइड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, देखो 2 डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है। एक है कैटेगरी 1 जो कि एजुकेशन टीचर, ठीक है। आप सब जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितने भी बच्चे भरते हो ना, तो आप लोग कैटेगरी चेक करना भूल जाते हो, तो कैटेगरी चेक करने के लिए ये चीज़ दिया गया है, उसको पहले अच्छे से पढ़े उसके बाद भरे। तो फर्स्ट वन कैटेगरी 1 एजुकेशन टीचर्स बनना है, हम सारे एजुकेशन टीचर्स हैं। अभी बोलोगे एजुकेशन सब्जेक्ट तो नहीं था, अरे एजुकेशन मतलब सब्जेक्ट टीचर, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी, इसके लिए आप लोग एग्जाम्स दे रहे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गेन करोगे अगर इसको क्लियर किया तो क्या है, साइंस और आर्ट्स और हिंदी और क्लासिकल टीचर, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, उनके लिए कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 किसके लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, एंड इनके लिए क्या गिवन है देख लो। ये आपका हो गया एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जितने भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं ना, फटाफट से एक चीज़ बोल रहा हूँ, बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स, शास्त्री लिखा गया, शास्त्री मतलब संस्कृत, डिग्री विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट, आपको बार बार बोल रही थी, देखो 2 स्कूल सब्जेक्ट्स में क्या क्या मेंशन होता है। जैसे ग्रेजुएट आर्ट्स है, ऑनर्स पेपर में हो सकता है, इलेक्टिव, पास, ऑप्शनल, कंपलसरी, ठीक है। एंड उन सब्जेक्ट्स में क्या चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। 45% फॉर किनके लिए, SC, ST, SCBC कैंडिडेट के लिए, जनरल बच्चों के लिए 50% मार्क्स चाहिए, और बाकी सबके लिए SC, ST एंड SCBC एंड PH मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो भी बच्चे हैं उनके लिए हमें कम चाहिए, दैट मीन्स ऑलमोस्ट हमें 45% चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन और एंड में क्या दिया है देखो, बैचलर्स इन एजुकेशन बीएड और 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स फ्रॉम ए NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो ये आपको ये चीज़ कंटिन्यू में होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू में होना चाहिए। और में क्या है, 4 years इंटीग्रेटेड BA/BEd फ्रॉम द NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 2 स्कूल सब्जेक्ट एज ऑनर्स, इलेक्टिव, पास, ऑप्शनल, कंपलसरी, ये होना चाहिए जो भी लिस्ट में गिवन है। एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए, 45% वही सेम। सिमिलरली
PCM CBZ बच्चों के लिए भी सेम है, वही पॉइंट लिखा गया है, कोई अलग पॉइंट नहीं लिखा गया, सेम है। एंड PCM CBZ के लिए बीटेक बच्चे आ सकते हैं, BE डिग्री विद 2 स्कूल सब्जेक्ट्स हो सकता है, और साइंस स्टूडेंट्स आ सकते हैं। हिंदी टीचर्स अगर हो तो उनमें क्या चाहिए, आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको अपने सब्जेक्ट में तो चाहिए विद हिंदी एज वन ऑफ द ऑनर्स, आपके ऑनर्स पेपर होना चाहिए अगर हिंदी टीचर बनना चाहते हो, ऑनर्स होना चाहिए, या इलेक्टिव होने से भी चलेगा, ऑप्शनल होने से भी चलेगा, 5 सब्जेक्ट्स होने से भी चलेगा, तब आप हिंदी के लिए भी एलिजिबल बन जाओगे। एंड 45% SC ST PH एंड SC के लिए, 50% सबके लिए, मतलब जनरल के लिए, ठीक है। और ये सारे ट्रेनिंग है जो भी हिंदी वाले हैं, तो हिंदी शिक्षण पारंगत फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संगठन आगरा, ये सब मतलब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन होने चाहिए। BEd फ्रॉम NC, देखो BEd भी अगर कर रहे हो तो हो गया, BEd इन हिंदी अगर कर रहे हो वो भी चलेगा, BHED अगर कोर्स किया है तो भी चलेगा, हिंदी शिक्षा ये वही हो गया, कोई भी एक होने से चल जाएगा, एनी वन। और एक ऑप्शन दिया गया बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम 50% मार्क्स, कोई भी सब्जेक्ट में चलेगा, बट आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हो वो भी हो जाएगा, विथ कोई भी ऐसा राष्ट्रभाषा रत्न फ्रॉम द राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, शास्त्री फ्रॉम द ओडिशा राष्ट्रभाषा परिषद पुरी, क्या लिखा गया है, स्नातक acquired by the June 2005 the date up to which the temporary recognition has been granted from the हिंदी शिक्षा समिति उड़ीसा कटक। एंड ये वाले फिर से आगे पॉइंट, ठीक है। क्लासिकल टीचर सेम पॉइंट्स आएंगे, बट यहाँ पे आएंगे संस्कृत के लिए, ठीक है। संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, संस्कृत अगर सब्जेक्ट है तो आप दे सकते हो, उसके साथ BEd होना चाहिए, मिनिमम आपके लिए बोल दे रही हूँ। उर्दू के लिए वही है, एंड तेलुगु के लिए भी वही होगा। फिजिकल एजुकेशन वाले जो कैटेगरी 2 है वो तो +2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, उसके साथ CPED, DPED, BPED, MPED फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, ये हो गया मिनिमम। इसके लिए कोई भी एज लिमिट गिवन नहीं है। देखो द एग्जामिनेशन के बारे में क्या है, देयर शैल बी 2 पेपर्स ऑफ द ओस्टेड, पेपर 1 एंड द पेपर 2, persons having requisite academic training qualification as per category 1 have to appear in the paper 1 examination, category 2 के अकॉर्डिंग पेपर 2 देना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है 2 hours 30 minutes, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 4 सेक्शंस में क्वेश्चंस रहेगा। सेक्शन 1 में लैंग्वेज 1 है, सारे पोस्ट के लिए सेम रहेगा कंपलसरी। सेक्शन 2 लैंग्वेज 2 है, इंग्लिश रहेगा। सेक्शन 1 लैंग्वेज 1 ओडिया, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, ठीक है। आप बोलोगे अभी ओडिया इज कंपलसरी हेयर, याद रखना ओडिया इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ओडिया क्लियर कर दिया तो यहाँ पे कैसे करें, अरे ओडिया नॉर्मल ओडिया आता है, ग्रामर 10th के लिए अगर पढ़ना है तो 10th ग्रामर बुक लेके आओ, जो अभी के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से ग्रामर पढ़ लेना, बस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो पैराग्राफ आएंगे, पैराग्राफ से ढूंढ के आंसर देने हैं, ठीक है, उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेक्शन 3 में अंडर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आपके हैं PCM CBZ के अकॉर्डिंग वो ले सकता है, मतलब उसी के बेसिस पे आएंगे क्वेश्चन, तो उसके लिए फिर से बोल रही हूँ NCERT बुक्स को फॉलो करो। TGT आर्ट्स के लिए अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, पूरा आपको सिलेबस गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर करना है। अपने अपने सब्जेक्ट में संस्कृत तेलुगु उर्दू में पढ़ना है पूरा। पेपर 2 आपको देना ही नहीं है, फिजिकल एजुकेशन वाले हैं तो उनके लिए तो उनका है जो भी कैटेगरी 2 में उतना पढ़ना है। फिर देखो और एक चीज़, सेक्शन 4 4 सेक्शन होंगे ना, सेक्शन 1 में लैंग्वेज 1 था उड़िया, लैंग्वेज 2 था इंग्लिश, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में आया आपका सब्जेक्ट कंटेंट, सेक्शन 4 में आया चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, स्कूल मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन। इसलिए बोली कि इवैल्यूएशन पार्ट जो अभी सेकेंड ईयर बच्चों को पढ़ा रही हूँ उसको मैं शेयर कर दूंगी, प्लीज़ उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, वो आपके पेडागोजी पेपर्स में भी काम आ जाएंगे, चाहे वो ANU क्यों ना हो, ना YVO क्यों ना हो, एंड आप ही क्यों ना हो, सबके लिए काम आएंगे, वो सीटेड हो या ओस्टेड ओटेड कोई भी हो, पेडागोजी में भी काम आ जाएंगे, इसमें भी काम आ जाएंगे। एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्क। इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क देखो बहुत कम रहता है, द मिनिमम पास मार्क ईच पेपर 45% चाहिए, जनरल कैटेगरीज को बोल रही हूँ, ठीक है। 45% मतलब 150 से बस 68 रखना है, तो आप लोग दे ही दो, ठीक है, अच्छा है। एंड 45% a person securing 45% or more in each paper shall be considered to have the qualified posted. In case of SC ST minimum कितना है 35%, 53 marks out of 150, 53 रखना है बस, ठीक है। issues of certification issue of certificate and the mark sheet, ये BSc ओडिशा जब चाहेगा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को अपना सर्टिफिकेट देगा। वैलिडिटी कितना है, ये वैलिडिटी तब तक है अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स, जब तक टीचरशिप का जॉब है, जैसे कि 32 मिनिमम एज होता है जनरल कैटेगरीज के लिए, OBC के लिए, उसके बाद का जितना भी है उनका एज रिलैक्सेशन रहता है, कभी कभी वुमेंस कैटेगरीज में भी एज रिलैक्शंस होते हैं, तो उस बेसिस पे तब तक के लिए ये सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड है, ठीक है। टाइम टू टाइम ये इंस्ट्रक्शन चेंज होते हैं। नंबर ऑफ चांसेस, ये रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, आप चाहो जितने बार अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफाइंग ओनली एन एलिजिबिलिटी, अच्छा ये अगर क्लियर हो जाता है तो किसके लिए दे सकते हो, गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, हायर
पोस्ट के लिए, जैसे कि हाई स्कूल टीचर्स बनना है तो आप एलिजिबल हो उसके लिए। सिलेबस देखो, अगर सिलेबस देखते हैं नीचे आपके सिलेबस गिवन है, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट्स के लिए देखो, यहाँ पे स्कूल सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। ट्रेंड्स साइंस ग्रेजुएट पीसीएम बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहेंगे सब्जेक्ट कंटेंट में। ट्रेंड साइंस ग्रेजुएट सीवीजेट के लिए रहेगा केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, मतलब बायोलॉजी लाइफ साइंस, जो भी बच्चे हैं उन सब के लिए उतना सब कुछ है। अच्छा, एंड आर्ट्स बच्चों के लिए इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, संस्कृत उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। एंड उसके साथ उनका जो सब्जेक्ट है, जो स्कूल सब्जेक्ट में मेंशन था, देखो ये 2 सब्जेक्ट्स मेंशन है, 2 स्कूल सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, लैंडमार्क्स इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनमें से 2-2 सब्जेक्ट कुछ भी हो तो आप एलिजिबल हो देने के लिए एग्जाम, ठीक है। इसके बाद देखो ये पूरा गिवन है, किसको कितना मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। सेक्शन 1 एंड 2 में गिवन है। यस मैम यस मैम ये एग्जाम देने के बाद में पूरा बीएड खत्म होने के बाद ही ना जॉब मिलेगा, या फिर हम लोग ये एग्जाम देने के सुनो बाद सुनो, भी और कंटिन्यू बीएड करते? नहीं कंटिन्यू बीएड का बात नहीं है। ये बात ऐसा है कि बीच में अगर कुछ भी ऐसा पोस्ट निकल जाता है जहाँ पे कंटिन्यू बीएड का रिक्रूटमेंट हो गया तो आप लोग डाल सकोगे ना, समझ आ रहा है। इंस्ट्रक्शंस ऐसे आते हैं बीच हाँ बीच में, कोई गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पोस्ट वैकेंट रहता है तो आप लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है। कंटिन्यूइंग बीएड को भी वहाँ पे अलाउ किया जाता है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में भी हाई पे स्केल के साथ वो पढ़ा सकता है, एज ए टीचर वो एंटर कर सकता है। तो उस टाइम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मेंशन होता है आइदर ओस्टेड और ओटेड क्लियर रहे, इसलिए सारे बच्चों को जल्दी जल्दी इससे क्लियर करना पड़ता है। और ये भी नहीं है कंफर्म भी, इतना कम मार्क्स रखा गया है ना, आउट ऑफ 150 68 रखना है, आउट ऑफ 150 53, फिर भी बच्चे पास नहीं होते हैं क्योंकि क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा टफ होता है, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते विदाउट, मतलब नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी बच्चे फेल होते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर देना ये चाहते वाला एग्जाम जो है, बोलो। ये वाला जो एग्जाम है वो 2024 में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम्म अब जो होगा 24 में हो सकता है या फिर 25 में होगा? नहीं, ये रजिस्टर्ड हो रहा है 23 में, 2023 में, ठीक है। उसका हाँ, एग्जामिनेशन, एग्जाम 24 में होगा। हाँ एग्जाम होने दो, फॉर्म फिलअप जब किया वो रजिस्ट्रेशन तब हुआ ना, समझ अच्छा, आए। जैसे मैम अभी मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो आपको तो मैं कब फॉर्म फिल 2024 कर? में अगेन मिलेगा चांस, अच्छा, ओके। ठीक है। सेम सिलेबस है, प्रिपरेशन अभी से चाहिए। इसके लिए भी बच्चे सारे कोचिंग सेंटर्स में भरे पड़े पढ़ते रहते हैं, फिर भी पास नहीं करते हैं। इतना इजी सा है, फिर भी पास नहीं करते, इसलिए बोला गया। क्या है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है ना, आईक्यू सबका अच्छा नहीं होता, सबका इक्वल नहीं होता। बहुत ऐसे बच्चे आएंगे परसेंटेज रिड्यूस करने से भी नहीं होता है क्लियर, तो उनके लिए भी चाहिए। ये सारे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, चलो देख लो, फटाफट देख लो, और कुछ नहीं, इतना ही है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, समझ आ रहा है। फुल मार्क्स है 50, ठीक है। सेक्शन 4 का क्वेश्चन देखो 50, अभी जो पढ़ रहे हो ना ये 50 मार्क्स का है। सोचो सिर्फ 50 यहाँ से कर दिया, 10 इंग्लिश ओडिया से भी कर दिया, पास नहीं हो जाओगे, हो गया ना क्लियर। 50 के 50 इधर रख लो, उधर 10 मार्क, अपना सब्जेक्ट कंटेंट नहीं भी पकड़ते फिर भी पास हो गए, ये चीज़ है, ठीक है। आई होप इतना तो समझ गए होंगे। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.